राधे राधे बच्चों। बेटा आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लगाने आ गए हम, ग्रेविटेशन। इसका वन शॉट लगाएंगे को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा थ्रस्ट तक एक वीडियो ले लूं और थ्रस्ट के बाद आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सुंदर सी ड्राइंग बना दी आपके राहुल भैया ने। ये आपका वो फॉर्मूला है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें वर्ड ग्रेविटेशन का मतलब समझना है, जिसका मतलब है फोर्स। कौन सी फोर्स? जो भाई पूरे यूनिवर्स में लग रही है, यूनिवर्सल फोर्स। कौन सी यूनिवर्सल फोर्स? वो यूनिवर्सल फोर्स जो मास की वजह से लग रही है। इसका मतलब जिस भी चीज के पास मास होगा वो ग्रेविटेशन नाम की एक फोर्स लगाएगी। ये फोर्स किस नेचर की है? ये इस फोर्स का नेचर है अट्रैक्टिव। ये चीज को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फोर्सेस 2 तरीके की होती है, पुश और पुल। ठीक है, ये सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं करती। ठीक, दूसरी बात, ये फोर्स जो है किस बात पर या किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, और उनके मासेस पे डिपेंड करती है। ये सेंटर पे लगती है तो इसको आप सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब बात आई, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन होती है इसके अंदर। ये फोर्स तभी आती है जब मास हो। ये फोर्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के। ये सेंट्रल फोर्स है। अब इसकी इन चीजों पे किस तरीके का रिलेशन है, ये मास पे कैसे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, उसे समझने के लिए हम बात करेंगे न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। ठीक है, यहां पर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास है m1, एक का मास है m2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो हम यहां कहते हैं जो उनके बीच में फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो प्रोडक्ट ऑफ मास, मास का प्रोडक्ट, मास की गुणा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मास एक का मल्टीप्लाई में मास दूसरे का अगर मैं देखूं तो इससे ये फोर्स बढ़ती है। अगर ये बढ़ता जाएगा, अगर मैं इसका मास बढ़ाऊं या मैं इसका मास बढ़ाऊं या दोनों का मास बढ़ाऊं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगी। लेकिन मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं, इनके बीच का डिस्टेंस d बढ़ाता हूं तो वो स्क्वायर से कम होगी। तो मास बढ़ने से कैसे बढ़ती है? डायरेक्टली उसकी पावर 1 है सिर्फ। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ता तो वो स्क्वायर से कम होती है। डिस्टेंस बढ़ने से कम होती है एक बात, डिस्टेंस बढ़ने से स्क्वायर से कम होती है दूसरी बात। तो हम ये कहेंगे, इस बात को ज्यादा ध्यान रखना, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर से कम होने लगेगी। अगर मैं डिस्टेंस करता हूं डबल तो वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस करता हूं 4 टाइम्स तो वो 16 टाइम्स कम हो जाएगी, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर हमें मिलता है कांस्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। इसके साइन को हटाने पे हमें एक मिलता है कांस्टेंट, वो है कैपिटल G। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको पढ़ लो, आपके राहुल भैया ने इतनी सारी इंग्लिश लिखी है, जल्दी से इसको पढ़ो फिर हम आगे चलते हैं। आसान सी बात है, कोई खास दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मैंने कहा था ये सेंटर से सेंटर पे लगती है, सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात आती है यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर मैं आपसे जी की बात करूं, दो जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इसके फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी कितना हो गया? F आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब यहां पे जो आपका F है वो किस में? न्यूटन में। R किस में है? मीटर के स्क्वायर में। और केजी में आपका मेजर होता है मास। अब जरा ध्यान देना, फोर्स होती है न्यूटन में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, और मास होता है केजी में। तो इससे हमारे पास जी की जो यूनिट आई वो आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखना, जब किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन की पावर 1, मीटर की 2 और केजी की पावर -2, ठीक है। इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब वो कहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास। इस यूनिट मास का क्या मतलब है और यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है बताता हूं। अगर मास 1, अगर मास 2 1 केजी हो, अगर उनके बीच में डिस्टेंस d या r 1 मीटर हो, तो जो फोर्स होगी वो बन जाएगी g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा आपका वो फोर्स जो तब लग रहा है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास है 1 केजी और उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का स्क्वायर। तो हमने यहां देखा ये फोर्स इक्वल हो जाता है जी के, ये फोर्स इक्वल हो जाता है जी के। अब इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाले इस जी की तो वो आती है 6.67 10 की पावर -11। और यूनिट क्या थी अभी हमने निकाली थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद कर लो। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जब मास m1 और m2 1 केजी हो या यूनिट मास हो और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, ठीक है। समझो इस बात को। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसे मार्क कर लेना आप। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट के लिए सारी चीजें नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं हम। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जो भी 2 ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटी क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट आपकी अर्थ है तो वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटी। तो ये है आपकी, ये फोर्स ग्रेविटी कहलाएगी तब जब दोनों में से एक ऑब्जेक्ट आपका होगा मास, एक ऑब्जेक्ट होगा आपका अर्थ, तो ये हो गया मास ऑफ अर्थ, और ये हो गया जो भी उस अर्थ के सेंटर से
उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस। एक बार इसे और पढ़ लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। चलिए, अब वो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला लगाओ यहां पर, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले मास ऑफ अर्थ होता कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा भैया ये तो बहुत कम मास है अर्थ का, चलो जरा एक बारी देख लेते हैं कितना है। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना सा मास है अर्थ का। ठीक है, तो ये मत कहना कि भैया तो बहुत कम मास लग रहा है। और दूसरा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारा, हम लेके चल रहे हैं 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर यहां से मैं इसको 6.4 में कन्वर्ट करूं तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है मैंने 3 डेसिमल आगे लेके गया, जो यहां पे था डेसिमल, तो ये बन जाएगा आपका 6.4 10⁻6 मीटर। अब जरा ध्यान देना, हमारा सबसे आसान काम क्या है, इन पावर्स के साथ डील करना। बेस सेम, पावर ऐड होती है। अगर मैं 24 में -11 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 15। नीचे कितना है 10⁻6, बेस सेम और पावर डिवाइड कर रही हो तो माइनस होती है, 10⁻9 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 6, ये 6.6, इनको मैं अप्रॉक्स काटूं तो मेरा लगभग आंसर आता है 6.2 के आसपास। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ लिया। अब यहां एक दिक्कत कर दी, मैंने रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करना भूल गया बेटा। अब ठीक है, ठीक है, यहां मैंने लिया जी मास ऑफ अर्थ, मास उस ऑब्जेक्ट का, और ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहेगा भैया यहां पर तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, चलिए इसका भी जुगाड़ बता देते हैं हम आपको। देखिए अब यहां पर स्क्वायर हो गया, 6.4 से 6.4 कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इसकी पावर देखेंगे तो ये काटा पीटी करने के बाद आपका मास जो आएगा, आपका वेट जो आएगा वो कितना आएगा। इतना सब कुछ सॉल्व करने की जगह आप ये लिख सकते हो, जो भी आपका मास है मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब मास कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8, और ये कितना हो गया आपका 9.8 न्यूटन। ये कहां से आया जी, अभी चैप्टर के आगे आने वाला है। लेकिन यहां पे जो हमने देखा कि अगर 1 किलो ऑब्जेक्ट का मास निकालना है अर्थ की सरफेस पे, जिसमें हमें अर्थ का मास दे रखा है 6 इंटू 10⁻24, मास दे रखा है उस ऑब्जेक्ट का, और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो हम फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन से बच के उसको mg कर देंगे। अब इसी के साथ में मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है 10 किलो का, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, वो अर्थ पे रखा हुआ है, तो आप फिर वही फॉर्मूला लगाओगे F इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ m और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लगाओगे तो आप यही फॉर्मूला। लेकिन आप आंसर किससे निकालोगे, अर्थ पे किसी भी चीज का वेट कितना होता है mg। असलियत में जो g है ना ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट हम पहले से जानते हैं तो बार बार सॉल्व क्यों करें। तो उस 10 को मल्टीप्लाई कर दो इस 9.8 से, आपके पास आंसर आ जाता है 98 न्यूटन।
और इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आपका अप्रोक्सीमेटली 98 न्यूटन ही आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दो। बीच में 1 सेकंड के लिए वीडियो रुक गई थी, तो मैंने यहां तक बात बता दी आपको। अगर ऑब्जेक्ट 10 किलो का हो तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद F इक्वल्स टू mg लगा देना है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, अब वो कहता है, यहां पर हमने पहला पॉइंट लिया, द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन अस टू द अर्थ। हमें कौन सी फोर्स है जो अर्थ से बांधे हुए, कौन सी वो फोर्स है? तो वो फोर्स है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं अर्थ से बंधा हुआ हूं तो किस फोर्स से बंधा हुआ हूं? अगर मैं अर्थ पे उछलता हूं, थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, तो वापस क्यों आ जाता हूं? तो उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे यहां ये दिखा रहा है, बच्चा जंप करता है तो वापस आ जाता है। अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल वापस हाथ में आती है। ठीक है, ये न्यूटन का फीमेल वर्जन। अगर यहां पर एक सेब गिर रहा है तो ये देख रहा है कि सेब गिर रहा है तो नीचे ही क्यों गिर रहा है? इन सब का रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की तरफ। जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो वापस अर्थ की तरफ क्यों आती है? दूसरा आ गया आपका मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अब एक बात समझिए, ये हमारी अर्थ है, इसकी ग्रेविटी मून से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, ये मून को अपने चारों ओर चक्कर कटा रही है। ठीक है, जब मून इसके चारों ओर चक्कर काटता है तो उसका, अब कभी आपने सोचो भाई ये जो मून है, ये मून क्यों चक्कर काट रहा है? या मून को अर्थ ने धागे से बांध रखा है? ठीक है, आपने कभी देखा होगा, जैसे आप कुछ बच्चे खेलते हैं, एक धागे से बॉल को बांध लिया और गोल गोल घुमा रहे, तो उस वक्त हमारी जो मसल की फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स होती है, वो लग रही है और उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमा रही है। यहां पर मून को कौन घुमा रहा है? कौन सी फोर्स है अर्थ की? तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, क्या अर्थ को भी कोई घुमा रहा है? अब जरा यहां ध्यान दो, यह है सन। ये सन अपने चारों ओर अर्थ को घुमा रहा है, यह है आपकी अर्थ। अब ये अर्थ अपने चारों ओर मून को घुमा रही है। तो देखा जाए तो मून, सन, अर्थ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। और जब सन कभी कभी कांटेक्ट में आता है मून के साथ तो वो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी हरकतें करता है। कैसी हरकतें करता है? अगर आगे आया तो हम देखेंगे। देखिए, ये आया, ये है आपका सन और ये अर्थ चक्कर काट रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, किसके? सन के। तो सन यहां पर ग्रेविटी लगा रहा है और अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और वो चक्कर काट रही है। ठीक है, अब अर्थ किसको चक्कर कटा रही है? मून को। तो और अर्थ जब खुद घूम रही होती है उसे हम कहते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, जो 24 घंटे का होता है। और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो होता है वो 1 साल का होता है। जो अर्थ चक्कर काटती है वो कितनी देर का होता है? 1 साल का। 1 साल मतलब 365 दिन। उसके साथ 6 घंटे भी होते हैं, जो 4 साल में हम 1 दिन बना देते हैं। आगे चलते हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून और सन। अब जरा ध्यान देना, हमारी जो अर्थ है उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, वो है पानी। पानी कहां भरा हुआ है? ज्यादा मात्रा में, जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा लगी, जिसका मास बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा मून और ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो फोर्स है वो आपका आएगा जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मास से वो जिस चीज को खींच रहा है उसका भी मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, वो खींचता किसको है? हमारे सी में बहुत सारा पानी, उस सारे पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जब वो उठता है तो टाइड आता है। ठीक है, टाइड एक बार ऊपर उठता है फिर वापस आता है। कहां होता है ये होता है बड़े ओशन या सी में। अब होता क्या है, हमारी अर्थ जब चक्कर काट रही होती है तो इस तरफ का पानी खींचता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बैलेंस करने के लिए इस तरफ का ही पानी खींचता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टाइड आते हैं। अब अगर ऐसा कोई केस बनता है जब मून और सन दोनों
साथ साथ एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, एक चीज और है, मून हम जब पूरा चक्कर काटता है अर्थ का, तो वो 2 पॉइंट रखता है। एक तो उसका पास वाला पॉइंट होता है, जब वो वहां आता है तो आता है हाई टाइड, एक दूर वाला पॉइंट होता है तब आता है लो टाइड। तो ये एक दिन में 2 बार होता है, एक दिन में एक बार हाई टाइड आता है, एक बार लो टाइड आता है, वो मून की पोजीशन की वजह से। लेकिन मून और सन अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर टाइड बहुत ज्यादा देखा जाता है जब मून और सन दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं और अर्थ के पानी को खींचते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन डाल दिया है भैया ने, क्या क्वेश्चन है देखेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड पॉइंट ऑफ मास। नहीं, अर्थ और किसी भी पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अर्थ और सन के बीच में नहीं। एनी टू बॉडी हैविंग सम मास, सी इसका आंसर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच में जो फोर्स लगेगी या उनके बीच में जो लॉ लगेगा वो है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। दूसरा, इन द रिलेशन जी एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, द क्वांटिटी जी, ये जो क्वांटिटी जी है क्या वो डिपेंड करती है स्मॉल जी पे? नहीं। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन पे? नहीं। इज यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ इज? नहीं। अर्थ और किसी मास के बीच में। इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ? नहीं। इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये ठीक है आंसर। वो कह रहा है जो जी है क्या ये मास पे डिपेंड करता है? नहीं। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? छोटे जी पे डिपेंड करता है? नहीं। अब ये छोटा जी क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं, ये रिलेशन है। अगर आगे भैया ने दे रखा है तो मैं वेट करता हूं, नहीं तो बता देता हूं। पता नहीं कहां बताएगा। चलिए छोटी सी चीज है, मैं समझा देता हूं आपको। इससे पहले मैं आपको स्मॉल जी के बारे में बता देता हूं। देखो, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और छोटा जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है अर्थ पे, एवरेज है ये, अर्थ पे है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये बदलता रहेगा जैसे प्लेनेट या कोई भी हेवनली बॉडी बदलेगी। अब मैं आपसे कहता हूं क्या ये फॉर्मूला ठीक है? फोर्स होता है mg, फोर्स होता है g m m बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करता हूं, इस इक्वेशन में जो फोर्स है उस इक्वेशन की इस इक्वेशन की फोर्स से मैच करूं, तो ऑन इक्वेटिंग 1 and 2 हमें क्या मिलेगा? mg इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये मास से गया मास और हमारे पास रिलेशन आया, छोटा जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई में मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये है आपका छोटे जी का रिलेशन। समझ लो, समझ लिया? वही पेज को 2 मिनट के लिए पॉज करो, वीडियो को रोको, नोट करो, फिर आगे चलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन करा दिया था। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन मास? नहीं। डिपेंड्स ऑन रेडियस? नहीं। डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस? नहीं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस? ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये मास पे या रेडियस पे या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में एफ है, ठीक है। अब मान लो मैंने फॉर्मूला मान लिया वो जी एम 1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब वो कहता है अगर मैं दोनों का मास आधा कर दूं तो कर दो, तो नई फोर्स कितनी होगी? दोनों का मास हाफ कर दो, m1 को भी 2 से डिवाइड कर दो,
m2 को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारी विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस, हाँ मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं करा, तो हमारी नई फोर्स कितनी होगी, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएंगे, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जरा ध्यान देना बेटा, ये आपकी वो फोर्स है जो पहले थी, वो 1/4 हो चुकी है। अगर मैं उसको 1/4 करता हूं तो आपकी नई फोर्स आ जाती है। तो नई फोर्स यानी कि एफ डैश पुरानी फोर्स की 1/4 है। कैसे पता चला? मैंने m1 और m2 की जगह पर नया m1 और m2 रख दिया। नया m1 है पुराने m1 का आधा और नया m2 है पुराने m2 का आधा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में आंसर देना। अगर m1 और m2 इक्वल हो और नए केस में वो डबल हो जाए मासेस और 1/4 हो जाए डिस्टेंस उनके बीच में, तो नई फोर्स क्या होगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वही 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, सारा नोट करो, फिर आगे चलो। दो पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल इज डबल। आ गया वही केस, कीपिंग द डिस्टेंस सेम। ये लो मैं करा देता हूं, मास अगर मैं इनका डबल कर देता हूं डिस्टेंस को सेम रखते हुए, लो कर दिया मास डबल, 2m1 2m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो होगा क्या? ये बन जाएगा 4gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो नई फोर्स आएगी एफ डैश, वो होगी 4 टाइम्स ऑफ पुरानी फोर्स। समझो? ठीक है, तो आंसर होगा 4 टाइम्स। अगला केस, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, अर्थ पे एटमॉस्फेयर को किसने पकड़ रखा है? अर्थ की ग्रेविटी ने। अर्थ की ग्रेविटी वो जो एनवलप है जिसमें सारी गैसेस भरी हुई है उनको पकड़ के बैठा हुआ है। अगर किसी जगह पर ग्रेविटी कम हो जैसे मून पे, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अगर किसी प्लेनेट पे या किसी सैटेलाइट पे, नेचुरल सैटेलाइट पे उतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो रोक सके हवा को या हवा के फ्लो को या वो जो गैसेस वगैरह उनको होल्ड करके रख सके, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। और जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहां पर आपको सब कुछ ब्लैक ही दिखाई देगा, लाइट भी ट्रैप नहीं होगी। वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, चलो पहले इंग्लिश पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, ये सारी इंग्लिश पढ़ लो। वो कह रहा है यस, अर्थ ग्रेविटी इज द प्राइमरी फोर्स दैट होल्ड द एटमॉस्फेयर इन प्लेस, पुलिंग गैस मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द प्लेनेट। ठीक है, चलिए अब वो कहता है एक एप्पल है, ठीक है, जो गिरता है ट्री से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल। इफ द F1 is the magnitude of the force exerted by the earth on apple, F2 is the magnitude force exerted by apple on earth। अब देखो, एक तो एप्पल है, इसके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है और अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसमें जो एप्पल से अर्थ पे फोर्स लग रही है उसका मान बराबर होगा जो अर्थ से एप्पल पे लग रहा है। फिर तुम कहोगे भैया आपने ये दो लंबे लंबे डंडे क्यों लगा दिए? हम बेटा बड़ी क्लास में 11th में पढ़ेंगे कि हर चीज की दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका मान यानी कि मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होती है उसकी डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन तो हम नहीं अभी बताएंगे, बाद में बात करेंगे उसकी, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो आंसर होगा F1 और F2 दोनों इक्वल है। जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है मून को, उसी फोर्स से मून खींच रहा है, एप्पल खींच रहा है अर्थ को। ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है एप्पल को, उसी फोर्स से एप्पल खींच रहा है अर्थ को। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी की प्रेजेंस में गिरना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सीधा गिर रहा है, किसी और चीज से, किसी और फोर्स से नहीं मारा गया, फ्री फॉल गिर रहा है, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन बराबर होगा जी के। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिरता है, जब कोई ऑब्जेक्ट
फ्री फॉल गिरता है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ अप्लाई कर रही होती है, और उस फोर्स से जो पैदा होता है एक्सेलरेशन, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट इज नोन एज फ्री फॉल, तब वो कहलाता है आपका फ्री फॉल। In case of free fall, no change of direction takes place, but the magnitude of velocity changes because of acceleration. वो कह रहा है यहां पर डायरेक्शन नहीं बदलती, लेकिन वेलोसिटी तेज होती जाती है। मान लो यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां पर बढ़ जाएगी, यहां पर और बढ़ जाएगी, और यहां जाते जाते बहुत 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 बढ़ जाएगी। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उस पर एक एक्सेलरेशन लगता रहेगा, और एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। दिस एक्सेलरेशन acts because of the force of gravitation and it denotes by small g। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरा पेज पढ़ो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, ठीक है। अब भैया मेरे से वही वाली चीज करा रहे हैं सॉल्व, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले करी थी। एफ का फॉर्मूला है जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और एक फोर्स है आपका एम जी, इसको हम वेट भी कहते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला वही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा दिया मैंने। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो जी मास ऑफ अर्थ एम बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। एम से एम को काट दो तो आपके पास स्मॉल जी का रिलेशन आता है, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। पढ़ो इसको फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, चले आगे। देखिए आगे चलते हैं। The acceleration of an object falling freely towards the earth does not depend on the mass of object। क्या ये बात ठीक है? हाँ, जो हमारा g है वो डिपेंड करता है g मास ऑफ अर्थ पे, और रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर एंड ऑब्जेक्ट सेंटर पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि मास कितना है। एग्जांपल, इफ टू स्टोन ऑफ 150 ग्राम और 500 ग्राम आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, which stone will reach the surface of earth first and why? Explain your answer। दोनों साथ साथ पहुंचेंगे क्योंकि दोनों का मास अलग है, लेकिन उनको खींचने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। और उसने बोला है आ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, मतलब एक ही हाइट से फेंके गए दोनों। So acceleration is an object falling, so acceleration in an object falling freely towards the earth depends on the mass of earth and height of the object। So the stone of mass 150 will reach the earth together। साथ साथ पहुंचेंगे, ठीक है। पढ़ लो सारी इंग्लिश पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब वो कहता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, किस किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। पहले तो बात आती है शेप। जो हमारी अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बल्कि थोड़ी सी इलिप्टिकल है। अगर मैं उसको पोल्स से देखूं तो पोल से अर्थ का रेडियस छोटा है, रेडियस जो पोल से है वो छोटा है और इक्वेटर से ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो रेडियस इक्वेटर का ज्यादा है रेडियस पोल से। ये तो हुई हमारी अर्थ की डायमेंशन, एक बात। दूसरी बात, तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था G इज इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। अब R का क्या रिलेशन है G के साथ? इनवर्स। R का क्या रिलेशन है G के साथ? इनवर्स। उस हिसाब से अगर कहीं का डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर G कम लगेगी, वहां पे G कम लगेगी। एक और बात, वहां पर वेट भी कम होगा। तो अगर कोई आदमी
पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है तो उसका वजन कम हो जाए। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो, मैं पतला हूं। ठीक है, तो शेप पे ध्यान दिया आपने, ध्यान दिया। तो शेप जो है हमारी अर्थ की वो थोड़ी सी खिंची हुई है। तो पोल्स को देखोगे और आप इक्वेटर को देखोगे तो पोल्स का डिस्टेंस कम है, इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस के चेंज होने से एक इनवर्स रिलेशन क्रिएट हुआ और इनवर्स रिलेशन ये कहता है कि जितना जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जी कम होगा। तो जी कम कहां पर होगा, जी कम होगा इक्वेटर पे और जी ज्यादा होगा पोल्स पे। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं अर्थ से दूर जाता हूं, अगर मैं अर्थ से दूर जाता हूं तो फिर इस फॉर्मूले को देखो, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इस आर को बढ़ाता हूं तो जी कम होगा। अगर मैं किसी हाइट पे जाता हूं तो मुझे इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, आर प्लस एच लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, आर प्लस एच के हिसाब से जितनी हाइट बढ़ेगी इनवर्स रिलेशन के हिसाब से उतना जी कम होगा, इनवर्स रिलेशन के हिसाब से उतना जी कम होगा। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा अगर मैं गहराई में जाता हूं, डेप्थ में जाता हूं, इस बात को समझना है। जब मैं गहराई में जाता हूं तो वो जो इफेक्टिव अर्थ है वो ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव अर्थ वो होगी जो उस ऑब्जेक्ट के नीचे आ रही होगी। इफेक्टिव अर्थ का मास डिक्रीज हो जाएगा और अगर मास डिक्रीज हुआ तो फिर से जी कम हो जाएगा, क्योंकि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया मास ऑफ अर्थ से और यहां पर रेडियस भी तो है, डिस्टेंस भी तो कम हो रहा है। एक चीज समझनी पड़ेगी इसके लिए, अभी हम इसी चैप्टर के एंड में हम समझेंगे डेंसिटी। डेंसिटी में होता है वॉल्यूम। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो हमारा मास होता है, डेंसिटी होती है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम के अंदर छुपा होता है रेडियस का क्यूब। ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहां पर घट रहा है, जो यहां पर डिस्टेंस यहां पर कम हो रहा है, जिसका रिलेशन इनवर्स है, वो स्क्वायर है, लेकिन मास के अंदर जो छुपा हुआ रेडियस है वो क्यूब है। इस वजह से मास डिक्रीज होने से जी भी डिक्रीज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेडियस का इंपैक्ट है इससे ज्यादा है। अगर इसमें स्क्वायर पड़ता है तो उसमें क्यूब पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, सिंपल अगर आपको समझना, आप कह रहे हो भैया हमें इतना समझ नहीं आ रहा, हम 9th के बच्चे हैं, ये वैसे कंसेप्ट 11th का है, तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे जी बढ़ेगा। मास कम हुआ तो जी कम होगा। एक केस इसमें लगाओ, और हाइट वाले में क्या लगाओ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे भी जी कम होगा। इससे ज्यादा मत सोचो। ठीक है, 11th क्लास में हम इस पे एक्सप्रेशन भी करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे शेल्स थ्योरम के हिसाब से। चलिए, अब वो कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर और पोल्स, इज लीस्ट ऑन पोल और इक्वेटर और इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। अब जरा ध्यान दो, कहां पे कम थी, इक्वेटर पे कम थी, पोल्स पे ज्यादा थी। तो वो यही कह रहा है क्या, इक्वेटर पे कम थी, इक्वेटर पे कम थी, पोल्स पे ज्यादा थी। तो हम यहां लिख सकते हैं इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। समझे? अब जरा ध्यान दो, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट इज कॉल्ड, अभी तो बताया था। अगर मैं यहां पर भी 1 रख देता हूं, सेपरेटेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो वो फोर्स कहलाएगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F इक्वल्स टू जी। इसकी बात हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। अब ये पढ़ो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के लिए कांस्टेंट है 9.8। अगर मैं मून की बात करूं, जुपिटर की बात करूं तो बदल जाएगी। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो देख लो। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू वेरी करती है जैसे जैसे प्लेस चेंज करता है। यूनिट बता दी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वीडियो पॉज करो, दोनों जो डिफरेंस है उनको पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वो कहता है वर्टिकल मोशन। पहले मैं आपको मोशन समझा दूं बेटा थोड़ा सा। याद करो, मोशन चैप्टर में हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये पढ़ा। अब मैं अगर इसको वर्टिकल मोशन में देखूंगा, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में ये ऐसे चेंज हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस हो जाएगा आपका हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GH। ये एक्सप्रेशन बन जाएंगे आपके, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकते हैं किसी u वेलोसिटी से, तो वो जिस मैक्सिमम हाइट पे जाता है वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जब वो वापस लौट के आ रहा होता है यहां तक, ऊपर से नीचे, तो फिर उसकी वेलोसिटी वापस अचीव कर जाती है u को। एक बार वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल। किस हाइट तक जाएगी वो? हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस हाइट तक जाएगी। अब क्वेश्चन में अगर आपको u दिया हो, t दिया हो, g दिया हो, तो आप यहां पे निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है बाय बॉल टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट। अच्छा, अब बॉल को मैंने यहां से फेंका यहां तक, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। जब फेंका था किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जब ये ऊपर जा रहा था तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे v क्या बनेगा आपका, 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस का जी टी। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम माइनस का जी लेते हैं, वैसे तो चलिए अभी तो ये समझ लो, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस का जी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस का जी। तो माइनस का u इज इक्वल्स टू माइनस का जी टी। तो टाइम कितना आ गया आपका, u बाय जी, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो फिर वही फॉर्मूला लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस टी की जगह पे आप रख सकते हो यू जी, ठीक है। ये पुट करके देख लेना, तो आपके पास आ जाएगी हाइट। इसको एस की जगह हाइट से दिखा दो। चले आगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड बैक। अब देखो, अब यहां से हमने बॉल को फेंका यहां तक के लिए, फिर यहां से वापस आई बॉल यहां तक के लिए। अब देखना, जब मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, 0। जब यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 जाते वक्त, u क्वेश्चन में गिवन है जी टी माइनस का जी टी। तो टाइम कितना आया आपका, u बाय जी। इसको पकड़ो, ये t1 है। अब वो कहता है वापस बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहां पर इसके एक नई वेलोसिटी आ गई है जो 0 है। फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, टाइम कैसे निकालूंगा, हाइट निकालनी पड़ेगी हमें यहां पर इसकी। इस हाइट को निकालने का तरीका क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहां पर जो एस है वो है हाइट, यू क्वेश्चन में गिवन है, टी अभी ऊपर हमने निकाला t1 प्लस हाफ जी t1 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा केस,
डाउनवर्ड। अब जब नीचे आ रही है चीज तो आपके पास हाइट है जो यहां से निकाली थी, फिर फॉर्मूला लगाओ h इक्वल टू यू डैश टी 2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से आपका T2 आ जाएगा। समझे? समझो इस बात को, ठीक है? चलिए, अच्छा अगर क्वेश्चन में हाइट फिक्स हो और गिवन हो तो जो आपका टाइम होगा ना वो आप ये लगा लिया करो 2h बाई जी। मान लो कहता है 20 मीटर की हाइट से मैंने किसी चीज को फेंका, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो 2h बाई जी, खत्म। और आने जाने का टाइम फिर वो इसी तरीके से निकाल लेना। वैसे आने जाने का टाइम अगर आप टोटल टाइम निकालना चाहो तो कर सकते हो h बाई जी, नहीं मत लगाओ, यही लगाओ सिर्फ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। केस 2 आगे यही, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिरते हैं, उसकी हाइट फिक्स है और हमें मिल रही है, गिवन मिल रही है, तो हमारे पास टाइम टेकन कितना होगा 2h बाय जी, ठीक है? अगला, फाइंड द वेलोसिटी विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब बॉल यहां पर जब थी तब u 0 था, अब वो जब नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो v हो जाएगा आपका u प्लस जी टी, और t अभी हमने कितना निकाला था अंडर रूट 2h बाय जी, ठीक है? चेक करो। चलिए आगे चलते हैं। अ कार फॉल्स फ्रॉम अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है? कितने टाइम में 0.5 सेकंड में। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है? उसकी स्पीड कितनी होगी, टाइम पीरियड दे रखा है आपको 0.5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को कहा है उसने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस जी टी, ठीक है? जब कार फॉल कर रही है तो ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 10 और टाइम पीरियड है 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी जिससे वो हिट करेगा। स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी, अब ठीक है। v इक्वल टू u प्लस जी टी, तो ये आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड को हिट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, तो u दे रखा है आपको 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, फिर वही s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम नहीं दिया हुआ तो आप लगा सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। v कितना है 0, मैंने बताया था मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी 0। u कितना है 49, g कितना है 9.8 और h आपको निकालना है। हम्म 49 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ बचेगा 10, 490 है। चेक करो, ठीक है? एक काम हो गया। दूसरा काम, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस।
कितना टाइम उसको लगेगा, जाने में कितना टाइम लगेगा और आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक तो टाइम का आपके पास फॉर्मूला है √2h/g, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा आने और जाने का। या आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जा रहा है अपवर्ड, और एक है डाउनवर्ड, देखो अब ठीक है। अपवर्ड में क्या फॉर्मूला लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से आ जाएगा आपका T1, और यहां क्या लगाओगे आप, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपका T2, और टाइम हो जाएगा आपका T1 प्लस T2। चेक करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड, ये करा चुका हूं मैं अभी, हाइट दे रखी है आपको, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जिससे वो टच करेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी, टी है आपका 2h/g। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40, ठीक है, जी दे रखा है, मैक्सिमम हाइट कहां तक रीच करेगी, बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन कराया, इसको करो, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लूंगा। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, आपको मुझे कल क्लास में जब आओगे ऑफलाइन तब बताना है कि आपसे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, चलिए अब बात आती है वेट की। वेट क्या है आपका, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, यानी कि वेट है आपका वो फोर्स जिससे अर्थ आपको खींच रही है। फोर्स का फॉर्मूला तो हमें मास इनटू एक्सीलरेशन पता है जी, पता है। यहां पर मैं एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दूंगा तो ये फोर्स बन जाएगी वेट, यूनिट इसकी न्यूटन होती है। ठीक है, मास, मास एक ऐसी, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंबाइंड इन अ बॉडी, और वेट क्या होता है, वो फोर्स जो ग्रेविटी उसके ऊपर लगा रही है। ठीक है, एक बात। दूसरा, मास, मास मेजर किया जाता है इनर्शिया ऑफ बॉडी से, और ग्रेविटी, वेट मेजर किया जाता है ग्रेविटी जो लग रही है बॉडी पे। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वेट बदलता है तब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई प्लेनेट चेंज हो जाएगा, कुछ और चेंज हो। वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज डिफर विद डिफरेंट प्लेसेस। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और हमारी अर्थ पे, या अगर हम प्लेनेट की बात करें तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। इसकी एसआई यूनिट केजी होती है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि ये फोर्स है। आगे चलते हैं। अब वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलो, तो उसका वेट कितना होगा, एम जी, 10 मल्टीप्लाई में जी, जी आप ले सकते हो 9.8, या आसान करने के लिए 10 भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर हम मून की सरफेस की बात करें, बेटा ये सारी जो डिटेल्स आपको दे रखी है ये वही फोर्स है जो ये वाला फॉर्मूला, जी मास ऑफ अर्थ, मास उस ऑब्जेक्ट का और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये है मून, ये हो गया आपकी अर्थ पे, और मून पे क्या होगा आपका, जी मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून। इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम
तो हमारे पास जो रिलेशन आता है, जो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो ये है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर भी एक बार वीडियो पॉज करके सारी चीजें पढ़ लो। ये कैलकुलेशन इतनी काम की नहीं है न्यूमेरिकल के लिहाज से। चलिए, अब वो कहता है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, ठीक है, वो अर्थ की सरफेस पे किसी का वेट 10 न्यूटन है, तो बताओ मून पे कितना होगा। मून पे उसका वेट होगा 1/6 ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। आगे चलते। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून और अर्थ। लो, आपको मास दिया है 10 kg, तो उसका वेट कितना होगा अर्थ पे, वो होगा mg, 10 मल्टीप्लाई में 9.8, और मून पे कितना होगा mg बाय 6, 1/6 ऑफ 10 इंटू 9.8। वेट न्यूटन में होगा, ये ध्यान रखना यूनिट का। चले आगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है, तो वेट भी 0 होगा। थ्रस्ट, थ्रस्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। एक बात, दूसरी बात, मैंने बीच में जो न्यूमेरिकल्स आपको छोड़े हैं, वो जो हाइट वाले हैं, वो आप मुझे करके देंगे, या तो कमेंट में आंसर कर दो, और नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगा, ठीक है। आज का काम भी पकड़ूंगा, ये वाली जो अभी रह गई है थ्रस्ट के आगे, और जो टॉपिक आपका जो 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंबाइन करके उस क्लास में डालूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।